वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। वेलकम टू भारद्वाज एकेडमी। और इस कोरोना काल में आप जो हैं सेफ रहें, घर पे रहें और देखते रहें भारद्वाज एकेडमी और वहाँ से पढ़ते रहें ऑनलाइन। ओके, थैंक यू। तो आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों दिया गया, जबकि हमारे पास क्या था, कूलॉम्स लॉ था। तो कूलॉम्स लॉ और इसमें क्यों प्रॉब्लम आई थी, तो जो हमारा कूलॉम्स लॉ है वहाँ पे जब भी कंसीडर किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, फोर्स बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो किसकी वजह से बना हुआ है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज जो है हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि पॉइंट चार्ज क्या है कि बहुत ही माइन्यूट पॉइंट होता है जहां पे हम चार्ज को कंसीडर करते हैं, पर प्रैक्टिकली हमारे पास जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए जो है उस कंडीशन में क्या है, कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या दिया गया, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी पड़ती है। तो पहली चीज होती है हमारे पास कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपने किसी बॉडी को चार्ज दिया तो बॉडी की जो पैरामीटर्स हैं वो बदल सकती हैं। अगर उसके पास सिर्फ लेंथ है, सिर्फ दोनों चीजें हैं, लेंथ और ब्रेथ, तो एरिया हो सकता है, और तीनों चीजें हैं तो मीन्स वॉल्यूम हो सकता है। तो पहले हम क्या मान लें कि जो हमारे पास कोई एक बहुत थिन रॉड है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, और इट में भी इनफाइनाइट और फाइनाइट। तो आपने यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज जो है अगर कंडक्शन से टच कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो प्लस का चार्ज है यूनिफॉर्मली क्या होता है, इस रॉड की लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो किसी भी एक पॉइंट पर हम चार्ज को देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डी क्यू। अगर जरा से लेंथ का एलिमेंट मानने हैं हम डीएल, तो टोटल चार्ज हमारा कहाँ चला गया, पूरी लेंथ पर। तो इस चीज को हम कहते हैं, तो फर्स्ट चीज क्या आती है इसमें जो है, ये कह सकते हैं इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो एक लीनियर शेप में, लीनियर शेप की बॉडी में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जैसे हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई चीज फैल जाती है तो उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो जैसे हमारी बॉडी का मास होता है तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं बॉडी का मास डेंसिटी। तो ऐसी यहाँ पर इस बॉडी के चार्ज को एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, अगर हमारे पास टोटल चार्ज कितने भी है, बट हम अगर एक एलिमेंट पे निकालते हैं तो डी क्यू अपॉन डी एल, तो इट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर हमारे पास टोटल चार्ज क्या हो जाए, टोटल चार्ज क्या होगा हमारे पास क्यू, और लेंथ क्या है इसकी एल, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो क्यू मतलब चार्ज, और अगर एल क्या हो जाएगा यूनिट लेंथ, तो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलॉम अपॉन मीटर। तो कूलॉम पर मीटर क्या होगा, इसकी यूनिट हो जाती है। तो कूलॉम पर मीटर क्या है, इसकी यूनिट है। तो पहली चीज क्या आती है हमारे पास, लैम्डा। अगर हम यहां से जब भी हमें डी क्यू निकालना होगा तो डी क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल। लैम्डा इंटू डी एल, तो जहां भी हमें क्यू को रखना है क्या करेंगे वहां पे, लैम्डा इंटू डी एल। जरा से पार्ट पे भी हमें क्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल। क्लियर है। अब देखो सेकंड चीज आती है हमारे पास कि इसके बाद जो आती है कि हमारे पास अगर बॉडी जो है थोड़ी सी बड़ी है, उसके पास दो पैरामीटर्स है, मीन्स लेंथ है और ब्रेथ है, तब वो क्या बनाएगा, एरिया। और हमें पता है कि चार्ज कहाँ फैलता है, सरफेस पे। तो अगर हमने क्यू चार्ज दिया यहाँ पे तो कहाँ फैल गया, इसके सरफेस पे। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज कहाँ फैल गया है, सरफेस, इसलिए कह रहे हैं इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास कोई थिन शीट है, ठीक है नहीं, वहां पे आपने चार्ज को दिया तो क्या हो जाएगा, चार्ज पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेम जैसे हमने इसको एक्सप्रेस करा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट कर सकते हैं हम सिग्मा से। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, इसी की तरह सिग्मा हो जाएगा आपका डी क्यू अपॉन डी एस। तो अगर आप यहां से इसकी यूनिट देखते हो तो क्या हो जाएगा, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। तो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द सिग्मा, मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर आप यहां से क्यू निकालेंगे, डी क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस।
तो जितना भी आप सरफेस का इंटीग्रेशन आएगा उससे क्या निकल आएगा हमारे पास में, उस टोटल चार्ज की वैल्यू। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास थर्ड जो दे रखा है, अगर हमारे पास तीनों पैरामीटर्स हैं, मींस उसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, डेप्थ भी है, तब वो क्या बनाएगा हमारे पास, वॉल्यूम। तो अगर हमने चार्ज को क्या दिया, इस वाले चार्ज को हमने कहाँ प्रोवाइड कर रखा है, किसी वॉल्यूम शेप्ड बॉडी उन्होंने स्फीयर पे दे रखा है, मेटल का स्फीयर है, हमने वहां पर जब चार्ज को देंगे तो वो कहाँ फैलेगा, उसके पूरे वॉल्यूम पर। तो उस कंडीशन में कहते हैं इसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो सेम कंडीशन है, जिस भी बॉडी को हमें एक्सप्रेस करना है तो उसको एक्सप्रेस करें हम डेंसिटी की टर्म्स में। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेट दिस इज अ रो, RHO। तो रो का क्या हो जाएगा हमारे पास, रो इक्वल टू DQ, वेरी गुड, अपॉन DV, DQ अपॉन DV। अब Q को जब इंटीग्रेट करेंगे तो Q आएगा और V क्या सकता है, उस सरफेस का वॉल्यूम, वो किसी भी तरह का हो सकता है। अब यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो कूलाम पर मीटर क्यूब विल बी द यूनिट ऑफ द रो, मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास जो चार्ज है वो क्या है, पूरी सरफेस पे एक पॉइंट पे ना होकर पूरी बॉडी पे कहीं ना कहीं होता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास तीन तरह फैलता है, पहला किसी की लेंथ पर, फिर उसकी सरफेस पर, और तीसरा क्या है, उसके वॉल्यूम पर। तो तीन ही पॉसिबिलिटी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब देखो हम देखते हैं कि हमारे पास गॉस ने क्या स्टेटमेंट दी। तो गॉस ने हमें क्या दिया, अगर हमारे पास कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो ये क्या है, उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस है, मींस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेट हम मान लेंगे पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है ना। तो ये कहता है कि हमारे पास जो फ्लक्स निकालना है उसको बहुत लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, E/ds करो या cos लगाओ, वो देखो। ये कहता है कि किसी भी चार्ज की वजह से जो टोटल फ्लक्स हो सकता है, मीन्स जो मैक्सिमम फ्लक्स हो सकता है, विल बी 1/ε0 टाइम्स, जो कूलॉम्स लॉ में आया था, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज इन इट। इसके अंदर जो चार्ज रखा गया है जिसकी वजह से फील्ड बनना है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। तो इसने जो है बहुत सिंपल सी एक स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से क्या है, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया। तो कूलॉम्स को जो है बहुत बुरा लगा कि उन्होंने फ्लक्स को निकाला इतने टिपिकल वे में और इन्होंने बहुत सिंपल वे में किया। तो इस वजह से जो है गॉस लॉ का जो है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग हुआ। फिर बाद में क्या देखा, गॉस ने जो है इसी चीज को प्रूव करा। गॉस ने क्या कहा कि ये कोई नई चीज नहीं है, दैट्स फ्रॉम द कूलॉम्स लॉ। ठीक है ना। तो देखो गॉस लॉ को पढ़ने से पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज क्या है कि हमारे पास जो चार्ज है वो कहाँ रखा गया है, किसी भी बॉडी पर। तो वहां पे क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकंड जो होता है, हम क्या मानते हैं, एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं, गॉसियन सरफेस, जो क्या डिनोट करती है कि मानो ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर यहां तक है, तो अगर हम इसको कवर कर लें तो ये क्या डिनोट करेगी कि जो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, कहां तक ये फील्ड लगा सकता है, वो ये है। तो इसको हम कह सकते हैं गॉसियन सरफेस। तो हमेशा जब भी गॉस लॉ की बात करेंगे तो दैट्स आर एप्लीकेबल ऑन द गॉसियन सरफेस। ये हमेशा हाइपोथेटिकल होती है। अगर हमारे पास ये चार्ज ऐसे ना होके इस तरह होता, अगर हमारे पास कोई रॉड होता तो इसकी फील्ड लाइंस कहाँ होती, मानो प्लस का है तो ऐसे होती। तो यहां पे क्या बनता है, इसका गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस की शेप जो है वो किसी भी तरह हो सकती है। तो गॉस ने कहा कि ये जो होता है कि किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड करता है सिर्फ उसके चार्ज पर। कहां पर, गॉसियन सरफेस पर। ठीक है, क्लियर है। तो ये इसकी बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है। अब देखो इसका प्रूफ आता है, अगर हमारे पास पूछता है कि इसका गॉस लॉ का प्रूफ, तो मीन्स गॉस को अपने आप को प्रूव करना पड़ा क्योंकि कूलॉम्स लॉ के कॉन्ट्रास्टिंग था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ चलते हैं और गॉस लॉ आ जाता है। तो उसका मतलब गॉस लॉ क्या है, सही है। तो हमने क्या माना, ये कोई चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड मानो ये r डिस्टेंस तक कितना हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स। तो E कितना होता है हमारे पास, KQ/r²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, r²। ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मानो ये रीजन क्या है इसका इलेक्ट्रिक
फील्ड है, ठीक है ना। फिर हम लगाते हैं फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। अब देखो हमने यहाँ बना होगा, आपने डीएस जो है इसके फील्ड में मानो यहाँ पे लिए, अगर आपने डीएस को यहाँ बना रखा है तो हमने यहाँ दिखा रखा ई और डीएस के बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, ई डी एस कॉस 0, तो क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू ई डी एस, ई डी एस। अब जो हमारे पास फाई की जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ई इंटू डी एस से आती है, ठीक है। अब अगर हमें क्या निकालना है, इसका टोटल फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स क्या हो सकता है हमारे पास में, अगर हम कह रहे हैं कि फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई, तो ई की वैल्यू हमें पता है कि हम अभी निकाल चुके हैं, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू, अगर हम इस ds को इंटीग्रेट करते हैं, इस सरफेस का इंटीग्रल निकालते हैं, तो मीन्स हम कह सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा इसका, अगर हम ds को इंटीग्रेट करते हैं, यहां से इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या बन जाएगा इस पूरे का एरिया। तो क्या कह सकते हैं, 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर तक। तो क्या बन जाएगा यहां से, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो आर स्क्वायर हमारे पास क्या है, यहाँ भी है और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी है, तो कट जाता है। अब देखो हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पे के की वैल्यू, तो यदि हमने यहाँ पे के की वैल्यू लगाते हैं तो फाई क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि हमारे पास चार्ज कहाँ ईएम रखा हुआ, वैक्यूम रखा हुआ है, कोई और मीडियम नहीं है, तो आर हमारे पास के पहले से कट गया, तो क्या बचेगा क्यू, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर पहले से कट गया, तो फाई क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है। तो जो स्टेटमेंट हमारी गॉस ने दी थी वही कहां से आती है, कूलॉम्स लॉ से। तो इसका मतलब क्या है कि जो गॉस की जो गॉस जो है हमारे पास, वो लॉ क्या है, सही है, तो वो हम कूलॉम्स लॉ से ड्राइव कर सकते हैं। मीन्स गॉस लॉ क्या था, सही था, तो इट मीन्स इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड। तो हम गॉस लॉ को वेरीफाइड कर सकते हैं, ठीक है नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्या आता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। मतलब हमने गॉस लॉ को पढ़ा तो उसका हमें क्या फायदा हुआ। तो गॉस लॉ को पढ़ने के बाद हमें क्या फायदा हुआ, यदि हमारे पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम उसका भी फील्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि कूलॉम्स लॉ ने क्या निकालते थे, किसी भी पॉइंट चार्ज का फील्ड निकालते थे। अब हम निकालेंगे, मानो हमारे पास कोई भी चार्ज है, वो कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसका हमें चार्ज ना पता होके उसकी चार्ज डेंसिटी पता होती है, तो उसका फील्ड हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज मेटेलिक रॉड हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है। तो लेट आपके पास ये कोई रॉड है, इसकी लेंथ क्या है, एल है, इट में भी इनफाइनाइट और इट में भी फाइनाइट। तो आपने क्या लिखा है, एक सेगमेंट ले रखा है कि मानो यहाँ पे आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, इसकी पूरी लेंथ पर फैल जाएगा, ठीक है ना। और हमें पता है कि प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, उसकी फील्ड लाइंस क्या होती है, उस सरफेस के नॉर्मली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या है, मानो इससे कैसे जाएंगी, नॉर्मली, तो कहाँ जाएंगी, बाहर को, तो रेडियली आउटवर्ड। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। अब ये हर तरफ जाएंगे, ऐसे भी ऐसे भी। तो हमने क्या करना होता है, पहले जो हमारा पहला काम होता है, ड्रॉ करना होता है कि ड्रॉ गॉसियन सरफेस। तो हमने जब इन सरफेस को मिलाया, इस लाइन को मिला के यहाँ पे क्या है, इसका फील्ड है, तो हमारे पास एक नई शेप आती है। ये शेप कैसे आ रही है आपकी, सिलेंड्रिकल, जिसकी हाइट क्या बन जाएगी, इसकी लेंथ के इक्वल, और जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियस है या डिस्टेंस है वो बन जाएगी इसकी रेडियस। तो यहाँ भी आर आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो हमें जो है इसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हमारे पास पता है कि जो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, और जो हमारा सिग्मा है, लैम्डा है, वो इसका जो चार्ज है वो क्या है, बड़ा है 0 से। मीन्स ये क्या डिनोट कर रहा है कि जो हमारा चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है, वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो देखो जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ लाइंस क्या आएंगी, सेम आती है। तो पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई क्या हो जाएगा, ई
ds और ये हमेशा कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से लिया जाएगा। तो फाई क्या आ जाएगा ई ds और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लेना हमें, आपको हमेशा लेना है आपका सरफेस इंटीग्रल। ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है फाई। अब हमें पता है कि थीटा कितना है कि एज अगर हमें मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है तो हमने क्या रखा ds को कहां पर रखते हैं उस फील्ड लाइंस के साथ साथ। तो हमने gs पर गॉस सरफेस पे क्या रखा इस ds को माना। तो एंगल क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू ई इंटू ds। तो ये जो लाइन है आपकी 3 लाइन जो है ये हर किसी एप्लीकेशन में आएगी। पहले क्या करना आपको ई ds फिर ई ds cos थीटा फिर आपको एंगल 0 रखना है अगर आपको फ्लक्स मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि गॉस ने क्या आता है मैक्सिमम फ्लक्स। तो हम भी यहां से भी क्या निकालेंगे मैक्सिमम फ्लक्स या टोटल फ्लक्स कितना हो सकता है। तो फाई क्या हो गया ई डॉट ds। अब देखो यहां से स्टार्ट होता है कि हमारे पास की अकॉर्डिंग टू गॉस, तो गॉस ने क्या कहा था कि टोटल फ्लक्स जो होता है अगर हम कहें टोटल फ्लक्स है ये, तो ये भी क्या टोटल फ्लक्स, तो ये क्या होता है इस अंदर वाले चार्ज का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे चार्ज तो है नहीं, बट हमारे पास दोनों स्टेटमेंट क्या है एक ही चीज को डिनोट कर रही है, ये भी फाई टी और ये भी क्या है फाई टी। तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमने क्या करा ई ds बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहां तक जो आपकी स्टेटमेंट है हर किसी इक्वेशन में सेम आएगी। अब हमें देखना है कि हमारा जो ds है उसका सरफेस इंटीग्रल क्या आएगा और चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो पहला काम क्या होता है हम क्या लेंगे यहाँ पे एज इंटीग्रेशन ऑफ ds। हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सरफेस पूरी निकालनी पड़ेगी। तो इससे ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा सरफेस मतलब इस पूरे सिलेंडर का एरिया, सरफेस एरिया। आपको बताया कि 2 पाई r इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाइट किसके इक्वल है लेंथ के इक्वल। तो क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू l। ये हो जाएगा इस पूरी गॉसियन सरफेस का जहां तक इसका फील्ड बनना है मैक्सिमम फ्लक्स बनना है टोटल फ्लक्स बनना है उसका सरफेस एरिया। तो क्या बन गया 2 पाई r l। ठीक है ना। अब सेकंड चीज हमारे पास क्या आती है कि हमारे पास जो आएगा कि हमें क्या देखना है इसके लिए कि चार्ज क्या होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जो हमारा Q है वो क्या हो जाएगा Q। अब हमें याद है कि जो Q का फॉर्मूला क्या होता है कि लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl। हमें पढ़ा था इसी स्टेटमेंट में या इसी हमने वीडियो में पढ़ा था कि लैम्डा क्या होता है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर। तो dq अपॉन dl। तो यहां से क्या हो जाएगा dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। अब ये हमारे पास थोड़ा चार्ज निकालते हैं तो यहां से Q को हम क्या रखते हैं कि लैम्डा इंटू l। यदि इसकी पूरी लेंथ क्या है l है तो दो चीजें हमारे साथ बदलती हैं, एक तो आपका ds बदलेगा, एक यहाँ से आपका चार्ज डेंसिटी क्या है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो किस फॉर्म में आएगी लैम्डा इंटू एल से। तो इसको आप यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे सिंपल। तो E इंटू 2 पाई आर एल किसको रिप्लेस करा हमने इस ds के सरफेस इंटीग्रल को बराबर क्या हो जाएगा की जगह क्या हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन यहाँ पे क्या है देखो एप्सिलॉन नॉट। अब हमें निकालना क्या है E निकालना, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो E कितना हो जाएगा हमारे पास लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर और यहाँ पे भी क्या आएगा L। अब देखो यहाँ पे क्या है कि फिजिक्स में क्या है कि हमें दिख रहा है कि मैथ हम इसको काट देते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है इनका जो अपना इफेक्ट है वो नेगलेक्ट हो जाता है। तो कभी इसको काटते रहिए तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। ये हमारे पास क्या आ गया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे E क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर और यहाँ पे ला सकते हैं कि लैम्डा कैप, क्योंकि जो लैम्डा है वो भी क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो हमने उसके वेक्टर लगा दिया है। अब ये क्या डिनोट करेगा अगर लैम्डा क्या है चार्ज बड़ा है पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या आएगी इसकी इफ पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड। अगर मानो इफ क्या है ये नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड।
तो ये क्या आएगा हमारे पास, एक थिन रॉड से अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो कितना बनेगा, और डायरेक्शन क्या आएगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर इंटू लैम्डा कैप या आर कैप, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास अब ये वेक्टर फॉर्म में। तो ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है यूनिट क्या होती है इसकी, तो न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। क्लियर, ठीक है। अब देखो इसमें हमने सिर्फ क्या किया है कि पहला हमारा काम क्या होता है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। तो हमारा गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, जैसा हमारे पास सिमेट्री बनती है, अगर हमारे पास ये रॉड है तो इसका फील्ड लाइंस नॉर्मल जाएगा, इधर भी जाएगा। तो दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप बनेगी। यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस आएंगे। देखो अगर मान यहाँ पे आर है तो यहाँ भी क्या आएगा, आर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा रेडियली बनना है। तो मीन्स इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड आ रही है। हमारे पास जो चार्ज हमने क्या मान रखा है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता तो ये क्या होता, अंदर का होता। एरो कहाँ होते हैं इसके, अंदर को। सिंपल है। फिर हम इसको ड्राइव कर चले गए। तो 3 स्टेटमेंट आपकी हमेशा कॉमन आनी है। बस चेंज का आएगा हमारे पास ds का या सरफेस इंटीग्रल, और चार्ज हमारा किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज हमारा किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको कैसी लगी वीडियो, आप हमको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। ठीक है नहीं। तो स्टे एट होम और भारद्वाज एकेडमी पे स्टडी करते रहे। थैंक यू।